जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बिहार फायरमैन के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो वह प्लेटफॉर्म बुक के तहत है, जिसमें आपको यहाँ पर 28 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और यह प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 1 है। यदि वॉल्यूम 2 भी आएगा तो हम लोग वॉल्यूम 2 को भी कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें आपको एक सेट में 100 प्रश्न देखने को मिलेगा और यह जो है आपको नए सिलेबस पर आधारित है। ठीक, तो इसमें जो प्रश्न होंगे कुछ खास होंगे और इसमें जो कुछ अलग लेवल का होगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है तो ये मैथ से इसमें प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोग मैथ के जो प्रश्न है इसको स्किप कर देते हैं और चलिए हम लोग देखते हैं अपना हिंदी का प्रश्न। यहाँ पर हम लोग का जो 11 नंबर प्रश्न से हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महापलत उत्सव। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि आगमन में उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर जो आगमन शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। पहला है आ, दूसरा है और यहाँ पर तीसरा में आग और चौथे में मन है। तो यहाँ पर देखिए जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो इसमें जो शब्द के आगे लगा हुआ है वो आ है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा आ। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो प्रत्यय पूछा जाता है तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, यानी कि पीछे लगता है। तो प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे, बस आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है। क्षेत्र है, गाय, फिर क्षेत्र है, गधा है, गाय है या फिर घर है। तो इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो क्षेत्र होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द इसमें हम लोग को खोजना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका तद्भव शब्द है वो जो जीव है वो तद्भव है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि उसने कहा था कहानी के लेखक। देखिए ये कहानी है, उसने कहा था, इस कहानी का टाइटल है और यह किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो यह लिखा गया था चंद्रघर शर्मा गुलेरी के द्वारा। यह जो उसने कहा यह कहानी लिखा गया था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 16वें नंबर प्रश्न है कि अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किनकी उक्ति है। देखिए यहाँ पर एक यह पंक्ति जो दिया गया है, यह इतने में आपको एक पंक्ति दिया गया और पूछा गया कि यह पंक्ति किनकी है। तो यह पंक्ति है आपको मैथिली शरण गुप्त के। यहाँ पर आपका राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग को प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप यानी कि छोटा। ठीक, तो समास का अच्छा अर्थ क्या होता है, छोटा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से कौन शब्द, यहाँ पर निम्न में सर्वनाम शब्द है। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम किसको कहते हैं, संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है शब्द उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 19 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि फूलों कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गया। देखिए फूल कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गया। उपयुक्त जो पंक्ति है ये किनकी पंक्ति है। तो यह उपयुक्त जो पंक्ति है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। ठीक, यहाँ पर जो रामेश्वर शुक्ल अंचल का ये पंक्ति है। राइट आंसर ये सी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए यहाँ पर आसमान फट जाना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है वो क्या होता है। तो अचानक आफत आ पड़ना। ठीक, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ अचानक आफत आ पड़ना। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है अंग्रेजी का है, तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। यदि आप लोग बोलिएगा कि अंग्रेजी का प्रश्न को जो सेट है वो कराइए तो हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे, लेकिन हम लोग इस वीडियो में इसको स्किप कर दे रहे हैं।
अगला पॉइंट 41 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। इसमें जो प्लेटफॉर्म बुक है, तो इसमें जो साइंस का प्रश्न होता है थोड़ा टफ लेवल का होता है, जो इसमें प्रश्न होते हैं कुछ अलग होते हैं। यहाँ पर आवेशों के दो भिन्न निकायों जो चित्र में दिया गया है, ठीक, पहला ये है, दूसरा ये है। कह रहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः U1 और U2, तो U1 और U1 एवं U2 का अनुपात क्या है। इसमें हम लोग का U1 और U2 का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें जो अनुपात है 1:1 है, ठीक, कितना है इसमें आपका अनुपात 1:1 है, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गोला, एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट, यहाँ पर तीन वस्तुएं हैं, एक गोला है, एक शंकु है और एक वृत्तीय प्लेट है। तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उनका द्रव्यमान समान है। तीनों को प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो तीनों वस्तुएं हैं, तीनों को एक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लेट सबसे तेज़ी से ठंडा होगा और जो गोला होगा वो धीरे धीरे होगा, ठीक। यहाँ पर जो प्लेट है सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक, यह क्या होगा, प्लेट सबसे तेज़ी से ठंडा होगा, यानी कि जल्द ठंडा हो जाएगा। और जो गोला है तो गोला धीरे से, यानी कि उसको ठंडा होने में कुछ समय लगेगा, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल निर्भर करता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। तो तनी हुई डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है वो क्या होती है, तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। उसकी चाल क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग की चाल, तो तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है 45 नंबर की एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है। देखिए यहाँ पर हम लोग से जो प्रश्न कहा गया है कि एक मनुष्य जो है वो 5 मीटर लंबा है। मान लीजिए कि हम लोग का ये मनुष्य है, ठीक, और ये 5 मीटर इसकी लंबाई है। उससे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। देखिए इस पर उसका जो पूरा प्रतिबिंब यानी कि जो पूरा फिगर है, इसको देखने के लिए कितना जो बड़ा है उससे ऐनक की आवश्यकता पड़े, जिसको ऐनक बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। तो उस ऐनक को कितना, मतलब कितना बड़ा आईना जो दर्पण बोलते हैं, कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर उसकी जो दर्पण की आवश्यकता होगी यानी कि 2.1/2, यानी कि 2.5 मीटर। उसको जब ये 5 मीटर का व्यक्ति है तो वह 2.5 मीटर, यानी कि वस्तु से जब वह आधा दर्पण होगा तब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब यानी कि इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण में फुल आएगा, ठीक, यानी कि पूरा आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि अति चालक की चालकता हो है। देखिए यहाँ पर अति चालक की जो चालकता है वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो पृथ्वी की सतह से जो डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, तो वह जो त्वरण है G(r²), यहाँ पर बड़ा आर है, G(r²/r -d के पावर d के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 48 नंबर है कि यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गति में ऊर्जा में बढ़ोतरी हो। देखिए यहाँ पर यदि किसी पिंड का जो संवेग है 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। कितना बढ़ोतरी होगी, तो उसके जो गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी वो 300% की वृद्धि होगी, ठीक। उसके गति ऊर्जा में 300% की वृद्धि दर्ज होगी। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि दो पतले अवतल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समकक्षीय रूप में रखा जाता है तो संयोग की वह क्षमता होगी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो दो पतले उत्तल लेंस है इसको पास में रखा जाता है, लेकिन इसको जब अलग किया जाएगा तो यहाँ पर संयोग की क्षमता क्या होगी, तो उसमें जो संयोग की क्षमता होगी वो
घट जाएगी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान m जिससे वह पलायित हो जाएगा। तो जिससे वह पलायित हो जाएगा, किससे पलायित हो जाएगा? तो वह mgr से पलायित हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पलायन, यहाँ पर जो पलायित दिया गया तो हम लोग थोड़ा सा पलायन वेग के बारे में जानते हैं। तो देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह जो है पृथ्वी का पलायन वेग है, यहाँ पर दशमलव है। और जब चंद्रमा की पलायन वेग की बात करेंगे तो चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वो क्या बोलते हैं, चंद्रमा का पलायन वेग होता है। ठीक, और यहीं पर हम लोग जब सूर्य का पलायन वेग की बात करेंगे तो सूर्य का जो पलायन वेग होता है 617 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है, ये सूर्य का पलायन वेग होता है। ठीक, तो हम लोग तीनों समझ गए। जो पृथ्वी का होता है 11.2 होता है, चंद्रमा का 2.38 और जो यहाँ पर सूर्य का है तो 617 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये सभी पलायन वेग है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से धातु नहीं, देखिए इसमें से कौन सा है जो धातु नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका बी यानी कि बोरॉन जो है ये धातु नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी कर लीजिएगा, बोरॉन जो है धातु नहीं है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल का मुख्य अवयव, देखिए यहाँ पर जल का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जल का जो मुख्य अवयव होता है वो सोडियम सिलिकेट होता है। ठीक, जल का मुख्य अवयव सोडियम सिलिकेट, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है 53 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो समान अल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो बनता है वो एसिड बनता है। ठीक, क्या बनता है? एसिड, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फेरस सल्फेट से लोहे को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगी? तो फेरस सल्फेट से जो लोहे को निम्न में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? जो जिंक है वो विस्थापित करेगी। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट 55 नंबर है कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? देखिए यहाँ पर किस तत्व में जो है डी इलेक्ट्रॉन है? तो Fe यानी कि लोहा में जो है डी इलेक्ट्रॉन है। हम लोग लोहा के परमाणु संख्या की बात करें तो लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है, परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, तो वह 26 होता है। और ये जो है आपका लोहा यानी कि Fe ये जो है डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये जो है चैल्कोपाइराइड्स, ये जो चैल्कोपाइराइड्स की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है। तो किसी आवर्त में जो बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक जो संकेत करता है वह क्या कहता है? विद्युत-धनात्मक गुण की घटना। देखिए यहाँ पर जब किसी आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या बढ़ता है, जिसका जो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो वह संकेत करता है कि जो विद्युत-धनात्मक गुण है वो घट रहा है। ठीक, अगला जो पॉइंट क्या है? प्रश्न हम लोग का 58 नंबर है कि Na2SO4 है, आणविक द्रव्यमान 142। देखिए यहाँ पर जो Na2SO4 परमाणु संख्या, इसकी जो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर परमाणु भार होता है जो 142 होता है कि एक 7.1 ग्राम को जल में विलय कर कुल आयतन 100 ml कर लिया गया हो तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी? देखिए यहाँ पर उस विलयन की मोलरता पूछा गया। तो देखिए मोलरता बराबर एक सूत्र होता है, वह होता है कि द्रव्य, यहाँ पर वह सूत्र क्या होता है? तो वह सूत्र होता है भार गुना 1000। यहाँ पर भार गुना 1000 बट्टे में अनुभार और मल्टीप्लाई उसको आयतन से किया जाता है। तो वो ऐसे होता है W गुना 1000 और उसको बट्टे में 142। यहाँ पर जो हम लोग का क्या है
यहाँ पर जो द्रव्यमान है इसका 142 और इसको 100 प्रति ml में है, तो यहाँ पर हम लोग 100 प्रति ml करेंगे। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे जब हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का प्राप्त होगा 0.5 मोल, यानी कि मोलरता। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ आपको बताया कि इसका जो मोलरता का सूत्र है, मोलरता निकालने का सूत्र होता है, तो यही होता है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ताला कुंजी का सिद्धांत संबंधित है। तो ताला कुंजी का जो सिद्धांत संबंधित है किससे? एंजाइम क्रिया से संबंधित है। ताला कुंजी का जो संबंध है एंजाइम क्रिया से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करने के जो कहलाता है वो कहलाता है प्लियोट्रॉफिक कहलाता है। वो जो प्लियोट्रॉपिक कहलाता है, जो एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सरसों के तेल का जो तीखापन है वह किसके कारण होता है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया कि जो सरसों का तेल का तीखापन होता है वह किसके कारण होता है। तो यह तीखापन होता है आपको एलिल आइसोथियोसाइनाइड के कारण। ठीक, यहाँ पर जो एलिल आइसोथियोसाइनाइड के कारण ये तीखापन आता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देखिए जो विकासवाद का सिद्धांत है यह प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रोटीथीरिया का विकास हुआ। जो प्रोटीथीरिया है इसका विकास कैसे हुआ? सरीसृपों के द्वारा, उभयचरों के द्वारा, यूथीरिया के द्वारा या फिर पक्षियों से। तो देखिए जो प्रोटीथीरिया का विकास हुआ वह सरीसृपों के द्वारा इसका विकास हुआ। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं। तो मोती का जो उत्पादन करने वाले जंतु होते हैं वह किसके? वह मोलस्का संघ के होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, प्रश्न हम लोग का 65 नंबर है कि स्क्वेमस एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है। देखिए यहाँ पर जो एक्वेमस एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं। तो वह चपटी और टाइल जैसी होती है। ठीक, कैसी होती है? चपटी एवं टाइल जैसी होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 66 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है पहला, देखिए 3 जिसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें हम लोग को एक ही चूज करना है कि वह कौन सा जो है असत्य है, यानी कि गलत है। पहला है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोन संस्करण का ओडिशा में चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। और दूसरा है आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक के युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। तीसरा है आकाशीय का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 में ही 8 से ही सेना में शामिल है। तो देखिए इसमें जो आपका गलत है वो गलत कोई भी नहीं है। इसमें जो गलत उपयुक्त में से कोई नहीं, यह है जो आपका सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत इसमें असत्य कोई नहीं है, बल्कि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में कुल प्राथमिक उत्पाद की दर सर्वाधिक होती है। तो कुल प्राथमिक जो उत्पाद की दर है वो सर्वाधिक होती है वो प्रवाल सेल में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 68 नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि सीटीबीटी जो इसका फुल फॉर्म होता है कम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, तो यह जो है कब अस्तित्व में आया, यही पूछा गया कि यह कब अस्तित्व में आया, 94, 96, 98 या फिर 2004। तो यह जो अस्तित्व में आया था 1996 में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 69वां प्रश्न है कि कौन सुमिलित नहीं है। देखिए इसमें से हम लोग से पूछा गया है, 4 दिया गया है और इसमें से कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो सुमिलित पहला है कि 16 अक्टूबर, ये जो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। तीसरा है कि 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी सही है। लेकिन हम लोग का जो चौथा नंबर प्रश्न है कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, यह मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही गलत है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ये आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्वजन प्रकाश किससे संबंध है। तो देखिए जो स्वजन प्रकाश है ये किससे संबंधित है, तो यह तैराकी से संबंधित है। ठीक, आपको याद रखना है, ये जो स्वजन प्रकाश है तैराकी से संबंध रखते हैं। अगला जो पॉइंट है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला जो महासचिव थी वह स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ठीक, यहाँ पर स्नेहलता श्रीवास्तव राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, यहाँ पर बी। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो जो मोसाद है आपको इजराइल की गुप्तचर संस्था है। कहाँ के, इजराइल की गुप्तचर संस्था है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हर एक देश का गुप्तचर अपनी अपनी संस्था होती है। जैसे कि हम लोग भारत की बात करें तो भारत की जो गुप्तचर संस्था है वो रा है, आईबी है, सीबीआई है और एनआईए है। ये 4 जो संस्थाएं ये भारत की गुप्तचर संस्था है। लेकिन यहाँ पर इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल का जो है मोसाद है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 73वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। देखिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर पूछा गया, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले भारतीय गवर्नर की बात होगा तो वो अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर होंगे तो सिर्फ गवर्नर में हो जाएंगे आपको सर ओस्मान यहाँ पर ओसवर्न स्मिथ हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर भारत के गवर्नर पूछा गया। लेकिन यही हम लोग से जब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर, तो हो जाएंगे आपको सर सीडी देशमुख। ठीक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर जो सीडी देशमुख थे वो भारत के थे और यहाँ पर जो थे सिर्फ गवर्नर की बात होगा तो सर ओसवन स्मिथ हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे। देखिए यहाँ पर जैन परंपरा के अनुसार जो प्रथम तीर्थकार थे वो ऋषभ देव थे। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 75 नंबर की मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो पराजित किया था वह चंदवार के युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, उसी में यहाँ पर जयचंद को पराजित किया था। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 76वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। प्रथम यूरोपीय की हम लोग बात करें तो वह था आपको जॉर्ज यूले। ठीक, यहाँ पर प्रथम यूरोपीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था तो जॉर्ज यूले। अगला जो प्रश्न हम लोग का 77 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो 20 अगस्त 1917 का एक घोषणा हुआ था सुधार का, उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से उसको जानते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखा गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक, ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह लिखा गया था। और ये जो इंग्लैंड से अफ्रीका जाने के क्रम में जहाज़ यात्रा के दौरान, देखिए यहाँ पर जब महात्मा गांधी जहाज़ में यात्रा कर रहे थे तभी ये हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। देखिए यहाँ पर जो अलीपुर बम षड्यंत्र है ये इसमें से कौन से जो थे शामिल थे। तो हम लोग बात करते हैं ये जो अलीपुर बम षड्यंत्र ये कब हुआ था। तो यह 1908 में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है जो अलीपुर बम षड्यंत्र है ये 1908 में हुआ था और इसमें 2 व्यक्ति थे। पहला जो थे अरविंद
घोष थे। ठीक, यहाँ पर जो अरविंद घोष थे ये थे, और जो दूसरा व्यक्ति थे वह बरिंद्र घोष थे। ठीक, तो यहाँ पर जो दो व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वह जो अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, लेकिन हम लोग का यहाँ से एक ही व्यक्ति का नाम पूछा गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे काला पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर काला पैगोंडा के नाम से किसको जानते हैं, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको काला पोगेंडा के नाम से जानते हैं। ठीक, पोगेंडा। अगला प्रश्न है कि 81 नंबर की राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन कब अनुमोदित, यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया, इसका अनुमोदन पूछा है कि कहाँ किया गया था। पहला है वर्धा में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है नागपुर और चौथा यहाँ पर दिल्ली है, तो यहीं पर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, ये वर्धा में जो इसका भारत छोड़ो नामक आंदोलन है इसका अनुमोदन। 82 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कौन सा जोड़ी है जो सही है, तो यहाँ पर चेम्सफोर्ड रॉवलट एक्ट, ये जो जोड़ी है सही है। ये जो रॉवलट एक्ट हुआ था ये कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1900 इन्हें जालियांवाला बाग हुआ था, लेकिन ये जो रॉवलट एक्ट आया था ये 1919 में आया था। ठीक, सिर्फ आपको 1919 याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट जो हम लोग का है कि निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है। देखिए यहाँ पर आग्नेय शैल, इसमें शैल जो है कौन सी है, तो आग्नेय शैल में हो जाएगा आपका जो ग्रेनाइट हो जाएगा, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो दामोदर घाटी, ये जो बहुउद्देशीय यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगी। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्व और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है, तो पूर्व और पश्चिमी घाटों को कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती है। कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 86 नंबर है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया। देखिए यहाँ पर जो यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का जो आपसी बंटवारा है ये किस वर्ष किया, तो यह जो बंटवारा है 1885 में किया था। ठीक, अगला प्रश्न है भारत कैसा राज्य है, तो भारत जो है ये आपको कल्याणकारी राज्य है। ठीक, भारत जो है कल्याणकारी राज्य है, यह जो है आपको नीति निर्देशक तथ्यों के माध्यम से ये जो जोड़ा गया है कि भारत जो है का आपका कल्याणकारी राज्य है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि बार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बार एंड पीस जो पुस्तक है ये लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। ठीक, यहाँ पर टोल्स्टॉय, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है 89 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सी मदें आती है, यहाँ पर जो मजदूर संघ है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। देखिए यहाँ पर जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, इसमें आधार क्या था, तो इसमें जो भाषा का आधार था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर पुनर्गठन का आधार जो था भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा सांसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया। देखिए यहाँ पर कौन से संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत जो मतदान की आयु है, जो यानी कि मत देने की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया, तो वह जो था 61वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। और ये जो 61वां संवैधानिक संशोधन ये कब हुआ था, तो यह 1989 में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है जो 61वां संवैधानिक संशोधन है ये 1989 में किया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का 92 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है। देखिए यहाँ पर आर्थिक सुधार के प्रमुख जो घटक है वो दो हैं, स्थिरीकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक समायोजन, ये दोनों जो है आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति
1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। देखिए यहाँ पर जो 2011 में बिहार का लिंगानुपात पूछा गया है, ठीक। 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या, यही जो होता है लिंगानुपात होता है, इसी को कहते हैं। तो ये जो लिंगानुपात था 918 था, ठीक। यहाँ पर आपका जो लिंगानुपात बिहार का था वो कितना था, 918 था, ठीक। और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा की है। यहाँ पर जो उसकी बात करें लिंगानुपात की तो 879 है, ठीक। हरियाणा की जो लिंगानुपात है 879 है। और जो केरल का लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, जो कि ये 1084 है, ठीक। यहाँ पर लिंगानुपात में जो प्रथम होता है वो केरल है और जो अंतिम होता है यहाँ पर हरियाणा है, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु। देखिए यहाँ पर जो 2011 का जनगणना हुआ था उसमें भारतवासियों को जो औसत आयु था वह 64.6 वर्ष था, ठीक। यानी कि एवरेज में इसकी जो जीवन काल था वह 64.6 वर्ष था। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि सूर्य का प्रकाश तापमान। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु का वेग एक साथ बनाते हैं। ये सभी जो मिल जाएंगे तो एक साथ क्या बनाएंगे, तो यह बनाएंगे जलवायुवीय कारक बनाएंगे, ठीक। ये सभी एक साथ मिलकर जलवायुवीय कारक बनाएंगे। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष में किया गया था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसका जो प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को किया गया था, ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को। अगला पॉइंट देखिए, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया। तो समुद्री मार्ग से जो विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया वह मैगलन ने किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला जो हम लोग का अंतिम जो 3 प्रश्न है वह करंट अफेयर के रूप में आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर पे भी आपका पकड़ होना चाहिए। पहला जो प्रश्न 98 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया। तो निमोनिया दिवस, या जो विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर जो सांस अभियान शुरू किया गया ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया। तो देखिए यहाँ पर जो चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में जो नामित किया गया, तो ये तो खैर बदलते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें राइट आंसर होगा वो चेतन शर्मा हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर चेतन शर्मा कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 100 नंबर प्रश्न है, पहले इसमें हज टैग लगा दिया गया है, ठीक। हज टैग करके यहाँ पर दिया गया कि पैसों को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह जो शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया है IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। यह जो जागरूकता अभियान है यह शुरू किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो सेट प्रैक्टिस 1 यानी कि प्लेटफॉर्म बुक का बिहार फायरमैन का जो सेट प्रैक्टिस 1 था हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। और जो अगला आपका सेट प्रैक्टिस 2 है वो जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।